महेंद्रपुर में एक मिडिल क्लास परिवार में गंगाधर उसकी दूसरी पत्नी भाग्या और बेटी सोनिया के साथ रहता था। सौतेली माँ भाग्या की जान बचाने की कोशिश में सोनिया का एक पैर कट गया था। तब से वो छड़ी के सहारे चलती थी। सोनिया को उसकी सौतेली माँ पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपने कड़वे शब्दों से उसे ताना मारती रहती थी। एक दिन जैसे ही भाग्या हॉल में आती है, वो अपनी बेटी सोनिया को ढूंढने लगती है और कहती है, मेरी बेकार एक टांग वाली बेटी, कहाँ हो तुम? अब तो घर में दिखती ही नहीं। क्या फिर से कोई बीमारी का बहाना बनाकर सो गई? और फिर वो और कमरों में आके झांकती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। क्या हुआ? ना तो बेडरूम में है और ना ही हॉल में। कहीं मुझसे परेशान होकर भाग तो नहीं गई? तो भी क्या, मैं तो तब भी खुश हूँ। अगर चली गई तो अच्छा ही है, कम से कम हमारी जान छूटी। ये सोचकर वो बाहर आती है और देखती है कि सोनिया उससे थोड़ी दूर कुछ बच्चों को खेलते हुए निहार रही है। मेरे दोस्त आसमान में पंछियों की तरह उड़ा खेल सकते हैं, लेकिन एक पैर न होने की वजह से मैं यहाँ इस तरह अकेली बैठी हूँ। अगर मेरे दोनों पैर होते तो मैं भी उनकी तरह खेलती, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी नई माँ की जान बच गई। वो मेरी माँ की जगह पर मेरे साथ रहने आई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर से बिना माँ की हो जाती। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। वह ऐसा सोचती रहती है कि भाग्या बाहर आती है और सोनिया को वहाँ बैठा देखती है। तेज धूप में ऐसे क्यों बैठी है? बुखार पकड़ लेगा और फिर फल और सब्जियों पर हमारा खर्चा करवाकर हमसे अपनी सेवा करवाएगी और खुद आराम से बैठकर टीवी देखेगी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं बस अपनी दोस्तों को खेलते हुए देख रही हूँ। हाँ तो देख ही क्यों रही है? जाके उनके साथ खेल ले। वैसे भी घर के सभी काम वो करने के लिए मैं हूँ ना तेरी नौकरानी। एक पैर के साथ मैं कैसे खेल सकती हूँ माँ? और घर का सारा काम मैंने पहले ही कर लिया, इसीलिए आकर बैठ गई थी। ठीक है, तो फिर जाओ और मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। ठीक है माँ। फिर वो अपनी छड़ी के सहारे रसोई में चली गई और चाय बनाकर अपनी सौतेली माँ के लिए लाई। माँ चाय ले लो। अरे चाय में कितनी ज्यादा चाय पत्ती मिला दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे ना पी पाऊं? हाँ? नहीं माँ, मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाई है। जब तुम एक चाय बनाना ठीक से नहीं जानती तो कोई तुमसे अच्छा खाना बनाने की उम्मीद कैसे करे? कल जब तुम्हारी शादी करके तुम अपने पति के घर जाओगी तो लोग तुम्हारी वजह से मुझे ही कोसेंगे। वो गुस्से में रसोई में जाती है और सोनिया को मारने के लिए लोहे की छड़ को गर्म करने लगती है। सोनिया ये देख बहुत डर जाती है। मुझे इस लोहे की छड़ से मत मारना, अगली बार ठीक से काम करूंगी, मुझे मत मारना। भाग्या को सोनिया की बातों की कोई परवाह नहीं थी और जैसे ही वो उसका हाथ जलाने की कोशिश करती है, उसी समय उसका पति गंगाधर वहां आ पहुंचता है और गुस्से में, भाग्या ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी जान बचाने की कोशिश में मेरी बेटी ने अपना पैर खो दिया और तुम उसका हाथ जलाने की कोशिश कर रही हो। कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो तुम। फिर भाग्या रुक जाती है और उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब वो बच गई थी। वो याद करती है कि जब माँ और बेटी दोनों बाजार से लौट रहे थे तो एक कार ने उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। सोनिया ने भाग्या को बचाने के लिए एक तरफ धक्का दिया, लेकिन इस सब में अपना पैर गवा दिया। मुझे माफ कर दो सोनिया, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। तब से वो अपनी सौतेली बेटी की अच्छे से देखभाल करने लगी। निर्धन किसान की कहानी। दानिया नाम का एक किसान देवपुर गांव में रहता था। वो अपनी छोटी सी कृषि भूमि में बीज बोकर फसल उगाने के सिवाय और कोई काम करना नहीं जानता था। वो तेज धूप में अपने खेत में आता है और अपनी जमीन पर जंगली घास और कांटेदार पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी रत्तालू एक टोकरी में खाने का डिब्बा सिर पर रखे हुए वहां पर आती है और उससे कहती है, सुनो जी, मैं तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ, आओ और खा लो। एक बार जमीन से जबरन के पौधे हटा दूं, फिर जुताई करूंगा। दानिया अपने काम में फिर लग गया। उसकी पत्नी रत्तालू उसकी मदद करने के लिए कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनका ढेर बनाती है। कुछ ही देर में दानिया अपना काटने का काम खत्म करता है और अपनी पत्नी के पास खाने के लिए आता है। रत्तालू उसे खाना देती है और दानिया खाना शुरू कर देता है। इस साल बारिश अच्छी हुई है ना? तालाब और नहरें
लबालब भर गए हैं। काश इस बार हमें खूब फायदा हो। हाँ रत्तालू, मैं भी उम्मीद लगाकर बैठा हूँ। यही कारण है कि मुझे जुताई, पानी देने और रोपण को खत्म करने की जल्दी है। एक बार जब हमारे हाथ में फसल आ जाएगी जी, तो मैं हमारी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। गांव वाले उसकी शादी के बारे में पूछताछ करने लगे हैं। प्रश्न करने वाली आवाज दूसरे की कठिनाइयों को कहाँ समझती है। कमाने वाला ही अपनी परेशानियों को समझता है। शादी का खर्चा कैसे पूरा करेंगे। दानिया खेत में पानी भरने का काम करने वापस चला गया। कुछ समय बीत गया। दानिया कड़ी मेहनत करता है और पाता है कि फसल की उपज अच्छी हुई है। रत्तालू और दानिया खुश होते हैं। वे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। फिर एक दिन रत्तालू, मैं हमारे पुरोहित से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि इस महीने में कई शुभ दिन हैं। तुम्हारा क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ, हमारे पास शादी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं। फसल हमारे हाथ में आने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई बात नहीं रत्तालू, पुरोहित का कहना है कि दूल्हे के परिवार वाले जल्दी विवाह की तिथि तय करने की जिद कर रहे हैं। इस मामले में मेरे पास एक रास्ता है। मैं पैसे के लिए पटेल से। आपका मतलब है पैसे उधार लोगे? सुनो, ऐसा मत करो। अच्छा हो या बुरा, पैसे मिलने पर चिंता मत करो रत्तालू, भगवान है ना। बारिश बहुत हुई है और फसल भी अच्छी उपजी है। उसके आशीर्वाद से अच्छा पैसा मिलेगा। दानिया रत्तालू को मना लेता है और वो मान जाती है। वो साहूकार पटेल के पास जाता है और कुछ पैसे उधार ले लेता है। दानिया ने अपनी बेटी लावण्या की शादी कर दी। ग्रामीण शादी में शामिल हुए और समारोह की भव्यता की दाद दी। लावण्या शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। दानिया और रत्तालू बेहद खुश थे। अगर इंसान जैसा चाहे वैसा सब कुछ हो जाए तो भगवान और भाग्य को कौन पूछेगा। उस रात बारिश के कारण उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तेज बारिश से उनकी पूरी फसल खराब हो गई। दानिया और रत्तालू रोते रोते बेहाल हो गए। हे इंद्र देवता, हमारा क्या दोष है? ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अब हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? एक सप्ताह का समय बीत जाता है। पटेल उनके घर आता है। दानिया, तुम लिया हुआ कर्ज कब वापस करोगे? आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है पटेल जी। इससे पहले कि फसल हमारे हाथ में आती, बारिश होने से सब खराब हो गई। बिना कुछ बोले पटेल दिए गए पैसे के बदले दानिया की गाय ले जाता है। रत्तालू रोती हुई गाय को जाते देखती है। इस दुख में दानिया की नींद में मौत हो जाती है। बेचारी रत्तालू अकेली रह जाती है।